नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक के बाद अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय को हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल और जिम खुलेंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार गांव और छोटे कस्बों में हेल्थ एटीएम लगाएगी। इस हेल्थ एटीएम से बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, प्लस रेट, ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाएगा। इसके संचालन के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना मैनेजमेंट पर बनी टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया। यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए। कोरोना के 133 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 228 मरीज ठीक हो चले हैं। प्रदेश में अब तक 5,83,82,000 से अधिक ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। कोविड के कारण सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। उनकी जरूरतों और समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि गांव, छोटे कस्बों में हेल्थ एटीएम लगेगा। इससे लोग बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज और बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कई पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। इसके संचालन के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा बीजेपी के आलकमान को सौंप दिया है। उत्तराखंड के सीएम हैं और आपको बताते चले मौजूदा तीरथ सिंह रावत ने गवर्नर से समय मांगा है। गवर्नर से बात करने के लिए, आगे की रणनीति के लिए समय मांगा है। नए सीएम के लेकर नामों पर भी चर्चा हो सकती है। धन सिंह रावत, पुष्कर धामी नए सीएम की रेस में शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने के बाद हाल ही में तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी और उसके बाद इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा को सौंप दिया है। आज ही आपको बताते चले तीरथ सिंह रावत के साथ साथ बीजेपी के 2 दिग्गज नेता उत्तराखंड के दिल्ली तलब किए गए थे, दिल्ली में मौजूद थे। सारी सियासी सरगर्मियों के बीच अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि उत्तराखंड के जो वर्तमान सीएम बनाए गए थे हाल ही में तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपते वक्त उन्होंने हवाला दिया क्योंकि 191(1) के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत वो उपचुनाव जो होने हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी उन्हें प्रतीत हो रहा है कि वो उसे जीत नहीं सकते हैं और मात्र 2022 में चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। मेरठ की बात करेंगे। मेरठ में वीवो कंपनी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक आईएमआई पर करीब 13,000 मोबाइल चलने का मामला फिर से गर्मा चुका है। इस मामले में दोबारा से जांच के निर्देश दे दिए गए। अब की बार इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ने वीवो कंपनी को नोटिस भेजने की बात कही है। एडीजी मेरठ जोन कार्यालय में तैनात दरोगा आशाराम का मोबाइल जून 2020 को खराब हो गया था। दरोगा ने मोबाइल को वीवो कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिया था। वहां पता चला कि मोबाइल में आईएमआई नंबर ठीक नहीं है। एक आईएमआई नंबर पर कई मोबाइल चल रहे हैं, यह सुनकर दरोगा हैरान रह गए। उन्होंने इस मामले में वीवो कंपनी और सर्विस सेंटर संचालन पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की। इसमें पता चला था कि एक आईएमईआई पर करीब 13,500 मोबाइल चल रहे हैं। तो चंदौली जिले के सवैया गांव के समीप शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार का कहर नजर आया है। बेकाबू कार ने सड़क के किनारे पैदल चल रहे 2 लोगों को रौंद डाला। घटना के बाद भागने के चक्कर में रोड के किनारे लगे एनएचआई बोर्ड में टकरा कर कार पलट गई। कार की टक्कर से
रमाऊपुर और फतेहपुर निवासी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कार में सवार 3 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। इधर मौके पर जुटे लोगों ने कार सवारों के साथ मारपीट भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवारों को अपने कब्जे में लिया और सभी को जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहां उपचार के दौरान फतेहपुर निवासी मामा नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस आपको बताते चले मौके पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को उठाने गई, तब ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि हादसे के शिकार दोनों व्यक्ति गरीब थे, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कार अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। चलिए अगली खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां गंगा जल से बनी कोविड-19 की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने की मांग में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने याचिका पर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और भारत सरकार की एथिक्स कमेटी सहित अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और गंगा मामले की जनहित याचिका में एमिक्स क्यूरी अरुणा गुप्ता आपको बताते हैं, उनकी याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। गुप्ता का कहना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल पर रिसर्च कर नोजल स्प्रे वैक्सीन तैयार कर ली, जो मात्र 30 रुपए में लोगों को कोरोना से राहत दे सकती है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एथिक्स कमेटी को भेजी गई है और क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति भी मांग ली गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है अभी। और बीएचयू के डॉक्टर का दावा है कि वायरोफेज थेरेपी से कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच संघर्ष हो गया। यहां डौला गांव में चुनावी रंजिश को लेकर मेरठ बागपत रोड पर पाला खींचकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ है। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान संघर्ष में 2 पक्षों के करीब 12 लोगों से ज्यादा जख्मी होने की खबर है। डौला चौकी पुलिस के सामने भी संघर्ष होता रहा। पुलिस मूक दर्शक बन के सारा संघर्ष देखती रही। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमालुद्दीन और इरफान पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाना सिंघावली अहीर में तहरीर दी है। उधर तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एनएचआई के द्वारा तोड़े गए मकान और नाली के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पंचायत की गई। पंचायत में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। खबर प्रयागराज से है, जहां राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली का मुद्दा सदन में उठाएंगे। विश्वविद्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 345 दिनों से जारी आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने छात्र संघ बहाली को अपना समर्थन दिया। छात्रों को आश्वस्त किया है कि इस संघर्ष में पूरी तरह से उनके साथ है। संजय सिंह और छात्र संघ भवन के सामने जारी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे सांसद संजय सिंह ने कहा कि छात्र संघ संविधान से प्रदत्त छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई भी प्रशासन या शासन नहीं छीन सकता। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस तरह के अहिंसावादी आंदोलनों के साथ हमेशा खड़े हैं और जैसे ही सदन चलेगा छात्र संघ बहाली का मुद्दा उठेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के बीच मौसम में परिवर्तन संभव है। पश्चिमी हवाओं के साथ धूल भरी आंधी के बीच हल्की बारिश भी हो सकती है। इसकी वजह से तापमान में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन उमस में इजाफा हो सकता है। इसका असर शहर के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम से दिखने लगा। इस बीच दिन में चिलचिलाती धूप का असर जारी रहा। अधिकतम तापमान में मामूली कमी के साथ पारा आपको बताते चले 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 31 से घटकर 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश भर में बने मौसम सिस्टम से जुड़ी एक ट्रफ रेखा दक्षिण उत्तराखंड से होकर
उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम की तरफ जा रही है। इस तरह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे के अनुसार मौसम परिवर्तन की स्थिति अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। डॉक्टर पांडे ने बताया है कि 11 जुलाई से दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय हो सकता है। उस समय महानगर और आसपास तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ फिर मानसूनी बारिश का सिलसिला लंबा चल सकता है। गोरखपुर चौरी चौरा पुलिस ने गुरुवार की रात में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर भीम पासवान को धर दबोचा है, जबकि उसका साथी सुजीत पासवान अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। चले संगम नगरी प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। यहां दोनों ही पार्टियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगा रखा है। जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीधी लड़ाई में दोनों पार्टियों में नजदीकी मुकाबला और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रयागराज में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। हालांकि दोनों में से बहुमत किसी के पास नहीं। दोनों उम्मीदवार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने पाले में लाने में कामयाब होगा, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। प्रयागराज में बीजेपी ने पार्टी के पुराने नेता और चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पूर्व एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दिग्गज नेता राममिलन यादव की बेटी मालती यादव को टिकट दिया। चुनाव में दलीय निष्ठा की दुहाई देने के साथ ही जोड़ तोड़ धनबल और बाहुबल का भी जमकर प्रयोग हो रहा।